हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ आर्शियड ओमेगा का एक पार्ट शेयर कर दिया है, उसे भी ज़रूर सुनिएगा। और मैंने आपके साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट का भी एक पार्ट शेयर कर दिया है। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारा लंजा होता है वो विभूषण के साथ जल्दी जल्दी फटाफट से घुटनों पर बैठता है और फर्स्ट बो लेता है, जो कि यहाँ पर उसके पेरेंट्स के लिए होता है। और सामने ताबूत में, मतलब सामने की टेबल पे उसके पेरेंट्स के नाम लिखे हुए थे। और यहाँ पर वो उन्हें बो करता है और उसके बाद सेकंड जो बो होती है वो अर्थ और हेवन की तरफ करते हैं। और यहाँ पर लंजा सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके अंकल और शिचन आ गए तो क्या होगा। यहाँ पर थर्ड बो वो फटाफट से एक दूसरे की तरफ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच में उन दोनों को अपने अपने बालों की एक एक लट काट के देनी होती है, जिसे एक चियांचुआ पाउच में रखा जाएगा। यहाँ पर वो दोनों हैप्पीली वेडेड हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर अभी भी वांगजी का चेहरा ढका हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा वांगजी था क्यूट सा, उसने जिंगशी को पूरा अच्छे से तैयार करवाया हुआ था। यहाँ पर वो उसे पहले सारे लोग मिलकर जो है जिंगशी ले जाते हैं और पीछे पीछे विभूषण को लाया जाता है। यहाँ पर एक लैंड डिसाइपल जो है उनके लिए कप तैयार करवाता है वाइन का, जिसे वांगजी और विंग दोनों ने पीना होता है। वांगजी यहाँ पर उस कप को दोनों के दोनों अपने हाथों को स्ट्रेंगल करते हैं और उस कप से वाइन उठाते हैं और पीते हैं, जैसे कि एक मैरिड कपल पीते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वांगजी ने अभी अपना चेहरा हल्का सा हाफ ही उठाकर उस कप से वाइन को पी लिया था। विंग यहाँ पर देखता है कि वांगजी ने एक पंखे से अपना चेहरा बिल्कुल आगे से ढका हुआ है। विंग उस पंखे को हटाता है और उसके बाद वांगजी का जो चेहरा ढका हुआ था उसे भी, उस वेल को भी उठा के साइड कर देता है। वांगजी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा। यहाँ पर वो ये सब करने के बाद बाकी के लैंड डिसाइपल वहाँ से चले जाते हैं। विंग उठता है और वांगजी और अपने जो यहाँ पर रूम था उसे बंद कर लेता है। जिंगशी काफ़ी सूदिंग क्यूट सा होता है और ये लोग यहाँ पर लैंड डिसाइपल उन्हें दुआ देकर बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर चरण और शिचन जो है वो आराम से निकल जाते हैं क्लाउड रेसेस के लिए। लेकिन तभी जो हमारा तांगजोऊ था वो उन लोगों को कहता है कि रुकिए, मुझे ऐसा लगता है कि वेन सेक्ट ने कुछ तो गड़बड़ की है। यहाँ पर जियांग सेक्ट से एक खत आया है, हमें वापस चलना होगा। वो लोग देखते हैं कि जियांग सेक्ट से एक पैगाम आया होता है जिसमें लिखा होता है कि विभूषण को कुछ दिन तक उन्हीं के सेक्ट में रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर वेन रूहान है ना, वो यहाँ पर विभूषण को ढूंढ रहा है और वो वांगजी को भी ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्होंने सबके सामने एडमिट किया था कि वो लोग एक तरह से कपल हैं, मार्क्ड हैं। तो यहाँ पर इसलिए वो लोग वांगजी और विभूषण को मारना चाहते हैं। ये बात सुन के थोड़ा सा चिरन और शिचन डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों की भलाई के लिए उन दोनों को रुकने का एक मौका देंगे। और यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद शिचन और जो हमारा चिरन था वो अचानक से अब क्लाउड रेसेस के लिए निकल जाते हैं। क्लाउड रेसेस के लिए वो लोग पहले तो बग्गी या फिर बाकी चीज़ों के साथ निकल रहे थे, लेकिन अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है। मौसम ख़राब होने की वजह से उन्हें पता चलता है कि क्लाउड रेसेस, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे था, वहाँ पे बीच में लैंडस्लाइड हो गई है, क्योंकि शायद यहाँ कुदरत भी चाहती थी कि विभूषण और लवांगजी की शादी में कोई भी बाधा ना आए, उनकी सारी रस्मों में कोई बाधा ना आए। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड का नाम सुनकर शिचन और अंकल चिरन को वापस से सही टाउन में रुकना पड़ता है। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, बट वो क्या करें, मजबूर थे। लैंडस्लाइड में वो लोग रुक नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। हाँ, अगर अंकल चिरन को ये पता चल जाता कि वांगजी ने शादी की है तो वो अपनी तलवार पे उड़कर सीधा पहुंच जाते और विंग की गर्दन काट देते। बट अब बेचारे वो रिलैक्स थे और उन्हें लग रहा था कि विंग और वांगजी तो एक दूसरे को भूले पड़े हैं। तो वो चिल करके ना आराम से सही टाउन में उस दिन रुक जाते हैं। और कुदरत, जो कि विभूषण और बाकी सबके साथ थी, यहाँ पर विभूषण जैसे ही जिंगशी का दरवाज़ा बंद करता है, सारे लोग बाहर जाते हैं। तो उसके बाद वो अपना बड़ा सा वो लाल कलर का अपर रोब भी उतार देता है और वांगजी की तरफ देखता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली तैयार हुआ था। वो वांगजी से कहता है, लिटिल लैंड डीमन, तुमने ये सब तैयारी कब की? वांगजी कहता है, जल्दी से सुहागरात मना लो, ब्रदर और अंकल आ गए तो। वो वांगजी के पास बैठता है और कहता है, डफर हो तुम। और वो देखता है कि उनके बेड के नीचे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि चाइनीज़ कल्चर में होता है, खजूर और ना जाने कितनी चीज़ें रखी हुई थी। वांगजी जो है वो फटाफट से विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग कहता है, पेशेंट पेशेंट। और वो वांगजी को आराम से
उसके जितने भी बालों में चीज़ें लगी हुई थी पहले वो एक एक करके खोलता है और उसके बाद वो वांगजी के रोप्स को भी धीरे धीरे करके उतारता है। और वांगजी जब अपने इनर रोप्स में होता है ना, तो हमारा वेवशन यहाँ वांगजी को देखने लगता है। वांगजी के यहाँ पर वो दूर से ही देख सकता था कि उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी है, उसके निपल इरेक्टेड थे। और ये चीज़ देखकर वो यहाँ पर कपड़ों पे से ही वांगजी के निपल को टच करने लगता है। और वांगजी यहाँ पर कहता है, विंग प्लीज़ टीज़ करना बंद करो। वो वांगजी को यहाँ पर अपनी गोद में उठाकर बैठा लेता है और वांगजी से कहने लगता है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। भले ही पहले किसी और ने तुम्हें मार्क किया हो, लेकिन आज मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। वो स्लाइडली जो हमारा लवांगजी था उसके रोप को नीचे करते हैं उस शोल्डर से जहाँ उसका मार्क का निशान था। और उसके बाद वो अपने दांतों को निकालता है और वो वांगजी के उस निशान को ज़ोर से करता है। जब वो वांगजी के उस निशान को ज़ोर से करता है तो वांगजी और विंग जो है वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ पहले भी हुई है। और यहाँ पर जैसे ही वो वांगजी के निशान को अपने अल्फ़ा बाइट से ज़ोर से बाइट करता है और वांगजी को मार्क करता है, पहले तो वांगजी की पूरी बॉडी कांप जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में से किसी ने जान निकाल ली हो। और जब वो वांगजी के दोबारा से उसी जगह पे मार्क कर देता है तो वांगजी की जो याददाश्त सील हुई थी वो एकदम से खुल जाती है। यहाँ पर वांगजी देखता है कि उसके सामने विंग है और वांगजी को सब चीज़ें याद आने लगती हैं। वो जो चीज़ें भूल रहा था वो भी, और उसके सामने विंग भी, और पिछले 5 दिनों में उसने कितनी सारी हरकतें की हैं उसे वो भी याद आने लगता है। यहाँ पर वांगजी जो है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो एकदम से विंग को देख के कहता है, विंग जो कि उसे ऐसे देख रहा था वो कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या ज़्यादा दर्द हुआ? विंग जिसे अभी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आई थी, वांगजी उसके चेहरे को अचानक से चूमने लगता है, उसकी आंखों को, उसके होठों को। और यहाँ पर वो वांगजी बड़े प्यार से विंग के रोप को साइड करता है और वो कहता है, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद जिस तरह से मुझे यहाँ पर उन लोगों ने मेरी याददाश्त को सील कर दिया था, जैसे पहले मेरी शक्तियों को सील किया था, अगर उन्होंने तुम्हारी चीज़ों को भी सील किया है तो हमारा मार्क एक दूसरे की यादों को फिर से ताज़ा कर सकता है। वो यहाँ पर रोते हुए ही, उसके आंसू गिर रहे थे विंग की गोद में। विंग उसे मना करता है कि रो मत, लेकिन वांगजी यहाँ पर उसे बड़ी तेज़ बाइट करता है और यहाँ पर उसे मार्क करता है। जब उसके ओमेगा ने उसे मार्क किया तो विंग को भी वो सारी चीज़ें याद आने लगती है जो वो भूल गया था, और उसे सारी चीज़ें याद आती हैं पिछले बीते सालों में जब वो वांगजी और वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से उसने वांगजी को मार्क किया था, किस तरह से उनके बीच लड़ाई हुई थी, किस तरह से वो घायल हुआ था और किस तरह से सबसे लड़ते हुए वांगजी उसे यहाँ बचा के लेके आया था। विंग की आंखों से भी आंसू गिरते हैं और वह वांगजी को, जब उसे मार्क करने के बाद वांगजी उसके ब्लड निकली हुई जगह को लिक करता है और यहाँ पर विंग की तरफ देखता है तो वो विंग यहाँ पर वांगजी के चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतने दिनों से नहीं पता था कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें भूल गया था, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ ना वांगजी, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम्हें तांगजों ने नहीं, मैंने मार्क किया था। वांगजी यहाँ पर विंग को बहुत हैप्पीली गले लगाता है और कहता है, अब मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। देखो ना, अंकल और ब्रदर ने कितना हमें दूर करने की कोशिश की, लेकिन हम फिर से पास आ गए। पर हमें ये ड्रामा कंटिन्यू जारी रखना होगा। अंकल और ब्रदर को हमें नहीं बताना होगा कि तुम्हें सब चीज़ें याद हैं, तुम्हें सब चीज़ें पता हैं। हमें ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे हमें कुछ भी याद नहीं है, वरना वो लोग फिर से कोई हरकत करेंगे। और मैं नहीं चाहता इस बार फिर से मैं तुम्हें भूल जाऊँ। मैं बार बार तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना मेरा सब्र टूट जाएगा और मेरे जज्बात जवाब दे देंगे। शायद इस बार मैं बचूँ ही नहीं। वांगजी जिस तरह से इमोशनल हुआ था, इमोशनल मतलब टूट चुका था, विंग उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके कहता है, इसलिए तुम बार बार उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि तुम मुझे भूले हुए हो, तुम बेहोश हो जाते थे। कितने क्रूल हैं तुम्हारे घर वाले। अगर मुझे पता होता ना, अगर वो तुम्हारे घर वाले नहीं होते तो मैं सच में उन्हें छोड़ता नहीं। वांगजी कहता है, नहीं, अंकल ने बचपन से मुझे पाला है, प्यार किया है, और ब्रदर ने एक माँ बाप वाला सारा फ़र्ज निभाया है। बहुत शैतान था, पर अंकल ने मुझ पर कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। विंग प्लीज़ अंकल को कभी कुछ मत कहना, चाहो तो मेरी जान ले लेना, लेकिन अंकल और ब्रदर को कुछ भी मत कहना। विंग कहता है, तुम्हें पता भी है तुम पागल हो, मैं तुम्हारी जान लूँगा।
लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, हमने जो भी वहाँ पर किया वेंसेक्ट के अंदर, अगर जियांग्स पे उसका गलत असर गया तो। यहाँ पर लंचा कहता है नहीं नहीं, कोई गलत असर नहीं गया, ब्रदर कुछ बता तो रहे थे। हाँ याद आया, जियांग्स ने सारी चीज़ें तुम पे लगा दी हैं और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ का तुमसे कोई लेना देना नहीं। कुछ कुछ मैंने पढ़ा था ऐसा, मैं तुम्हें ज़रूर सारी चीज़ें पता करके बताऊंगा, पर मुझे इतना पता है जियांग्स सुरक्षित हैं और वो कहीं ना कहीं वहाँ पर वेंसेक्ट ने अभी हमला नहीं किया है। इसका मतलब है कि अभी सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। विंग वांगजी के चेहरे को देखता रहता है और कहता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जब हम यूनवर्क वापस जाएंगे ना तो हम प्रॉपर तरीके से शादी करेंगे। आज तुमने जल्दी जल्दी में बिना अपनी फिटिंग के कपड़े पहने और मुझे भी ऐसे ही पहना दिए, तुम अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाए। तुम वैसे हालांकि बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारा ब्राइड्स मनी नहीं दिया, मुझे तुम्हारी डाउरी देनी थी। तुम्हें लीगली मैंने जियांग्स के कहने पर यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी तैयारियाँ करके रखी थी, मैंने बहुत सारी सेविंग जोड़ी थी, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे अटायर में देखना चाहता था। पर खैर कोई बात नहीं, ये भी एक शादी है, लेकिन मैं जब जियांग से वापस जाऊँगा तो तुम्हारे साथ एक प्रॉपर मैरिज करूँगा, जहाँ पर तुम्हें एक प्रॉपर ओमेगा वाला मैं स्टेटस दूँगा। यहाँ पर वांगजी और विंग इस इमोशनल टॉक के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं और डीप स्मूच करने लगते हैं। यहाँ पर वांगजी और विंग एक दूसरे के कपड़ों को एक एक करके धीरे धीरे खोलने लगते हैं, जैसे मानो अब वांगजी से तो इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि इसे याद आ गया था कि ये पहली बार नहीं है जब वो सेक्स करने जा रहा हो विंग के साथ। और विंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था वांगजी के साथ सब कुछ करने के लिए, लेकिन इस बार वो वांगजी को छोड़ने वाला नहीं था, वो वांगजी के साथ पूरी रात बिताना चाहता था। यहाँ पर जब दोनों की ही ऊपर की बॉडी के कपड़े उतर गए थे तो वांगजी यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड था, वो विंग के लोअर बॉडी के भी कपड़ों को खींचने लगता है। तो विंग कहता है नोटी बॉय, तुम्हें अक्सर हमेशा यहाँ देखने की एक्साइटमेंट क्यों रहती है? हाँ, जब तुम पहले हमारे सेक्ट में आए थे तब भी तुम्हें जानना था यहाँ क्या है, और आज जब तुम सब चीज़ें भूल गए थे तब भी तुम इतने नोटी थे, तुम्हें ये जगह देखनी थी। वांगजी के कान लाल हो जाते हैं और वो टमाटर जैसा हो जाता है। वांगजी यहाँ पर अपने हाथ को पीछे करता है तो विंग उसके हाथ को पीछे नहीं करने देता, बल्कि अपने प्राइवेट पार्ट पे उसके हाथ को रख देता है और उसे कहता है चलो आज मुझे एक्साइटेड करो, मैं देखना चाहता हूँ मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा सीरियस है मुझे लेकर। वांगजी यहाँ पर धीरे धीरे विंग के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है कपड़ों के ऊपर से ही, और धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के पजामे में डाल देता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और यहाँ पर विंग वांगजी के पजामे में अपने हाथों को डाल देता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को स्टिमुलेट करने लगते हैं। विंग ज़ोर से वांगजी को बेड पे लेटाता है और उसके बाद उसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पर वो वांगजी के लोअर बॉटम हिस्से को निकाल देता है और उसके बाद अपने हिस्से को भी निकाल देता है। उसके बाद वो वांगजी की बॉडी को हर जगह किस करने लगता है, लिक करने लगता है और बहुत देर तक वांगजी के निपल को किस करता रहता है, सक करता रहता है, जब तक वांगजी गंदी गंदी मुआनिंग की आवाज़ें ना निकाले। और उसके बाद जब तक वांगजी इस तरह से मुआन करता रहता है, वो एक एक करके उसके दोनों निपल जब तक सूज ना जाए तब तक उन्हें किस करता है, सक करता है और वांगजी की आवाज़ों को पूरे के पूरे जिंगशी में गूंजने देता है। वांगजी और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब विंग एक हाथ से उसके निपल को प्रेस करता है और उसे थोड़ा सा पेन प्लेजर दोनों ही फील होता है। वांगजी यहाँ पर और भी ज़्यादा वेट होता है जब विंग नीचे आते आते उसकी टमी की जो नेवल थी उससे खेलने लगता है। वहाँ पर एक उंगली से कभी उसे इधर उधर गुदगुदी करता है और कभी कैसे। यहाँ पर वो जान जान के वांगजी को और भी ज़्यादा टीज़ करता है। वो वांगजी से कहलवाना चाहता था कि वांगजी तुम सिर्फ मेरे हो। वांगजी यहाँ पर चीज़ों को समझ रहा था कि विंग कितना परवर्ट हो गया है, लेकिन वांगजी जो था वो अभी भी अपनी नशीली आंखों से, मदहोश आंखों से विंग को देख रहा था। वो विंग से कहना चाहता था कि विंग अब कर लो प्लीज़, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर वांगजी कुछ नहीं बोलता। विंग उसे कहता है मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, बट मैं तुम्हें थोड़ा और टेस्ट करना चाहता हूँ। वो वांगजी की लोअर बॉडी में और नीचे नीचे जाता है और धीरे से वो वांगजी के साथ रोमांस करने लगता है। वो वांगजी के लोअर बॉडी को और नीचे के पार्ट्स को लिक करने लगता है, किस करने लगता है और वो जान जान के वांगजी को और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करने लगता है। वो उसकी जो थाइस का पार्ट था उस पर भी जा जाकर किस करता है और इतनी सेक्सी सेडक्टिव तरीके से वो किस करता है ना कि
वांगजी तो अपनी आवाज़ों को रोक ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर विंग वांगजी के साथ थोड़ा थोड़ा प्ले करने लगता है और उसके बाद वो उसे रेडी करने लगता है। वांगजी की आवाज़ें जैसे मानो बिल्कुल जिंगशी में इतनी ज़्यादा गूंज रही थी। वांगजी यहाँ पर ज़ोर से चादर को पकड़ लेता है। उसका सिर हवा में जा रहा था और उसे जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। वो विंग से कहना चाहता था कि अब बहुत हो गया। वांगजी यहाँ पर अपनी टांगों को कस के बंद करना चाहता था, लेकिन विंग उसे बंद नहीं करने देता, उल्टा उसे और ज़बरदस्ती खोल देता है। यहाँ पर विंग धीरे धीरे वांगजी के ऊपर आता है और वांगजी के लोअर बॉडी को अपनी लोअर बॉडी से रब करने लगता है। यहाँ पर वांगजी गहरी गहरी सांस ले रहा था। वांगजी को पता था विंग जान जान के उसके साथ ये हरकतें कर रहा है। यहाँ पर वांगजी की जैसे ही सांसें और भी ज़्यादा होती, विंग को और ज़्यादा मज़ा आने लगता। विंग यहाँ पर वांगजी की लोअर बॉडी के साथ बहुत देर तक इसी तरह से खेलता है और उसके बाद धीरे धीरे वो वांगजी की बॉडी में अपनी बॉडी को मर्ज करने लगता है। दोनों के दोनों अब उस पोजीशन पे आ गए थे। वांगजी को पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल दर्द होता है तो विंग पास में ही पड़े साल्व को यूज़ करता है ताकि वांगजी को ज़्यादा दर्द ना हो। लेकिन जब वांगजी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है तो उसके बाद विंग जो है वो देखता है वांगजी के चेहरे पे एक अलग सी सेटिस्फेक्शन थी। वांगजी का चेहरा अलग से एक्सप्रेशन दे रहा था जो कि विंग को बहुत ही ल्यूड और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। विंग को ऐसा था कि वांगजी इस तरह के एक्सप्रेशन और ज़्यादा देगा तो यहाँ पर विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और विंग खुद को वैसे भी नहीं रोकना चाहता था। तो विंग यहाँ पर वांगजी के साथ पहले तो बहुत पोलाइट होता है, बहुत रोमांटिक होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो वांगजी के साथ रफ होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर विंग को पता था कि ओमेगा पहले तो जेंटलनेस डिजर्व करता है, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे आप एक ओमेगा के साथ रफ होना शुरू होते हो तो वो कितना ज़्यादा इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्जॉय करता है और रफनेस की वजह से ओमेगा अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करता है और सेटिस्फाइड जब वो महसूस करता है तो उसकी वजह से जो अल्फ़ा होता है ना उसे और ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है। विंग भी बिल्कुल लंजा के साथ वैसे ही कर रहा था जैसे कि उन्हें करना चाहिए। दोनों की अब आवाज़ें पूरी जिंगशी में गूंज रही थी। विंग यहाँ पर उसके ऊपर था। धीरे से वो लंजा के दोनों टांगों को अपनी शोल्डर पर रख देता है और वो बहुत ज़्यादा डीप लंजा की बॉडी में चला जाता है, जिसके बाद वो लंजा के साथ डीप वे में रोमांस करने लगता है। लंजा की मोयानी यहाँ पर बता रही थी कि उसे कितना प्लेजर, कितना मज़ा आ रहा है और यहाँ पर वो अपनी आवाज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। वो करना चाहे भी तो कंट्रोल कर नहीं पाता और यहाँ पर उसकी आवाज़ें इस तरह से निकल रही थी कि विंग लंजा को कितनी बार कहता है शांत हो जाओ, लेकिन लंजा जैसे अपनी आवाज़ों पे खुद ही कंट्रोल नहीं करना चाहता था तो विंग उसे कैसे रोक सकता था। विंग धीरे धीरे यहाँ पर लंजा के साथ और भी तेज़ तरीके से चीज़ों को करने लगता है। एक टाइम तो इतना आता है कि वो लंजा को अपनी गोद में ही उठा लेता है और उसी तरीके से लंजा के साथ बड़े ही रोमांटिक तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करने लगता है। लंजा जिसकी आवाज़ें पूरे के पूरे रूम में गूंज रही थी, लंजा को ऐसा लग रहा था जैसे विंग उसे मार ही डालेगा। विंग जितना ज़्यादा उसके साथ एक्साइटेड था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लंजा भी उतना ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा है। ऐसे ही उनका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है और विंग थक के लंजा के पास अभी लेट जाता है। उसके बाद वो लंजा की नेक को किस करने लगता है और विंग कहता है तुम्हारे बेड पर ये रोमांस करना मुझे बिल्कुल ही अलग लेवल का फील दे रहा था। मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था पिछली बार से भी ज़्यादा। अपने घर में चीज़ें करने का एक अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर लंजा उसे शेमलेसली मारता है और कहता है तुम बिल्कुल पर्वर्ट हो। फिर विंग कहता है मुझे लगता है कि शायद मैं सेकेंड राउंड के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वो लंजा को उसके बिल्कुल बाहों से पकड़ता है और उसके बाद वो उसे उनका जो हॉल था उसमें ले जाता है। लंजा और वो दोनों नेकेड थे। लंजा कहता है तुम क्या करना चाहते हो। विंग यहाँ पर उसे ले जाकर उसके जितने भी पढ़ने वाली टेबल थी उस पर रख देता है और कहता है मुझे यहाँ ट्राई करना है। लंजा कहता है तुम पागल हो, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे यहाँ ट्राई करना है, लेकिन इस पोज़ में नहीं, डिफरेंट पोज़ में। यहाँ पर लंजा को वो बिल्कुल पलट देता है और उसके बाद वो इस पोज़ में लंजा के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से पहले तो रोमांस करने लगता है और उसके बाद
उसका जो रोमांस था वो पैशनेट तरीके में बदल जाता है। लंजा को भी इस पोज में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहा था और वो उसने अपनी टेबल को भी बहुत टाइटली पकड़ लिया था। यहाँ पर थोड़ा उसके घुटनों में भी दर्द हो रहा था, लेकिन विंग था जो अपनी गतियों को रोक भी नहीं रहा था। वो अपनी गति को और भी तेज़ करता जा रहा था, इतना तेज़ कि लंजा एक टाइम पर इतना ज़्यादा खुद को रिलीज़ कर देता है। और विंग ने भी यहाँ पर लंजा के साथ कोई भी प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया था, नो कॉन्डम्स नथिंग। और यहाँ पर ना ही लंजा बर्थ कंट्रोल पे था। यहाँ पर विंग और लंजा सेकेंड राउंड को भी इसी तरीके से इतने ही पैशन के साथ कंप्लीट करते हैं। और लंजा यहाँ पर थक जाता है और लेट जाता है। विंग कहते हैं इतनी जल्दी लेट गए। लंजा कहता है तुम्हें क्या लग रहा है मेरे अंदर, मैं एक डीमन हूँ, मेरे अंदर इतनी जल्दी एनर्जी ख़त्म होने वाली नहीं। और अगर तुमने इस टेबल के साथ ही रोमांस किया है तो क्यों ना बुक शेल्फ्स के पास भी कुछ ट्राई किया जाए। यहाँ पर लंजा जो था वो विंग को कहता है मुझे उठाओ और बुक शेल्फ्स के पास लेके जाओ। इसी तरह से वो जिंगशी के हर जगह पर घूम कर रोमांस करते हैं और एट द एंड वो दोनों के दोनों बेचारे एक आराम से बाथटब के अंदर होते हैं। और बाथटब में नहाते नहाते भी वो अपने आखिरी राउंड को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर लंजा की पूरी बॉडी विंग की बाइट मार्क से भरी हुई थी और विंग की पूरी बॉडी लंजा की बाइट मार्क से भरी हुई थी। क्योंकि जब भी विंग उसके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता था तो लंजा विंग को चक मारता था, उसको इधर उधर बाइट करता था, उसे हिकिस देता था। और जब लंजा के साथ विंग बहुत ज़्यादा रोस्ट फील करता था तो विंग लंजा को इधर उधर हिकिस देता था। ऐसे करके उसने पूरी उसकी फ्रंट और पूरी बैक अपनी हिकिस से भर दी थी। और देखते हैं गाइस आने अगले वाले एपिसोड में क्या होगा। यहाँ पर तो ये दोनों अपने बाथरूम के बाद, मतलब अपने वॉशरूम के बाद, जब वो एक दूसरे के साथ नहा धो लेते हैं, रोमांस कर लेते हैं, लास्ट राउंड परफॉर्म कर लेते हैं, तो नहा धोकर ये दोनों जिंगशी में ही आकर सो जाते हैं। नेक्स्ट इनकी लाइफ में क्या क्या भूचाल आएंगे वो पता चलेगा जब हमारे लैंशिचन को और लैंचरन को पता चलेगा कि इनकी शादी हो गई है। और तांगजो का तो फेस देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि ये लिटिल लैंड पावर डीमन जो है ना, इसने फिर से विंग के साथ मार्क कर लिया है। और इवन इस बार तो इन लोगों ने शादी भी की है, नोटिंग भी की है, नोटिंग इन द सेंस प्रेग्नेंट करने की पूरा प्रोसीजर। और यहाँ पर इन लोगों को जब पता चलेगा तो इनके ऊपर कौन कौन से भूचाल आएंगे और अब ये लोग क्या टेंट्रम्स थ्रो करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, ये देखेंगे हम आने वाले फ्यूचर एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।